संस्कृत एरा की प्रस्तुति भाषा विज्ञान श्रृंखला के व्याख्यान संख्या 13 में आज अध्ययन करने वाले हैं। प्राकृत भाषा का वैशिष्ट्य या विलक्षणताएं। प्राकृत भाषायाः वैशिष्ट्यानि वैलक्षण्यम वा। आज के जो मुख्य पाठ्य बिंदु होंगे भूमिका, व्युत्पत्ति, प्रयोग क्षेत्र, प्राकृत के भेद, भाषिक विशेषताएं जिसके अंतर्गत संस्कृत प्राकृत में अंतर, भेद या संबंध, और इस बिंदु के अंतर्गत देखेंगे ध्वनिगत विशिष्टताएं, रूपगत विशिष्टताएं, वाक्य तथा शब्दकोश। इन सभी बिंदुओं के आधार पर विलक्षणता का अध्ययन करेंगे। पाठ आधारित जो मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न 1, प्राकृत भाषायाः वैशिष्ट्यानि वैलक्षण्यं विवेच्यत अथवा संस्कृत प्राकृतयोः परस्पर भेदकानि ध्वनिगतानि रूपगतानि तत्वानि विवेच्यत। तो बिना विलंब के प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शंभू राय, संस्कृत एरा में आपका हार्दिक स्वागत है। भाषा विज्ञान श्रृंखला के लेक्चर 13 में प्राकृत भाषा का वैशिष्ट्य यह मुख्य टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जहां लिखित परीक्षा होती है, और यूजीसी नेट, एमए, बीए और अदर शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षाएं, व्याख्याता परीक्षा, सीटेट, एस्टेट इत्यादि में भी यह समान रूप से उपयोगी है, जहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे आपका अवधारणात्मक विकास होता है और प्राकृत भाषा के वैशिष्ट्य से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उसका उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं भूमिका के साथ। पहले प्राकृत जो शब्द है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि यह शब्द क्यों है, किस लिए है। तो देखिए, प्राकृत शब्द का प्रयोग उन भाषाओं के लिए होता है जो भारत के आर्य क्षेत्र में जन सामान्य से संस्कृत भाषा के हट जाने पर संस्कृत से ही विकसित होकर प्रयुक्त होने लगी। क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से। प्राकृत शब्द का प्रयोग उन भाषाओं के लिए होता है जो भारत के आर्य क्षेत्र में, कहां के, भारत के किन क्षेत्रों में, आर्य क्षेत्र में जन सामान्य जो संस्कृत भाषा पहले बोलते थे, लेकिन धीरे धीरे जब वह सामान्य पीपल, या कह सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति, पढ़े लिखों को हटा दिया जाए, राजा महाराजा मंत्री इन सब लोगों को अगर हटा करके बात करें, तो जन सामान्य जो है उनमें संस्कृत का प्रचलन जब कम होने लगा, या कहिए कि वह हट गया, तब संस्कृत से ही विकसित होकर प्राकृत भाषा प्रयुक्त होने लगी। कुछ लोगों का कथन है कि संस्कृत के साथ साथ जनता में इसका प्रयोग 500 ईसा पूर्व के पहले भी था। इसका क्या मतलब है कि संस्कृत तो चल ही रही थी जनता में, साथ साथ 500 ईसा पूर्व के पहले प्राकृत भाषा भी चल रही थी। पाली का पूर्वी आर्य क्षेत्र तथा प्राकृत का संपूर्ण आर्य क्षेत्र में व्यापक प्रयोग था। पूर्वी आर्य क्षेत्र कहने का क्या तात्पर्य है और संपूर्ण आर्य क्षेत्र कहने का क्या तात्पर्य है? तो पूर्वी आर्य क्षेत्र, अगर आप भारत के मानचित्र की अगर आप बात करें, अगर आप छोटा सा मानचित्र आप बना करके आप देख भी सकते हैं, इस तरह से आप बना लीजिए और देखिए, अगर यह भारत हो तो इसको NESW 4 पार्ट में बांट दीजिए। ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, यह है ईस्ट और इधर है वेस्ट। तो संपूर्ण आर्य क्षेत्र, तो जहां जहां आर्य का फैलाव है वह संपूर्ण आर्य क्षेत्र की बात होगी। लेकिन पूर्वी आर्य क्षेत्र की बात करेंगे तो यह इलाका होगा, यही तो इलाका बनेगा, जिसमें आप मुख्य रूप से क्या कह सकते हैं, वर्तमान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार का क्षेत्र, यही सब इलाके इसमें मुख्य रूप से आएंगे। तो प्राकृत का संपूर्ण आर्य क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रयोग था। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत में ही दिए थे। ये जीएस का भी प्रश्न बनता है, जीके जीएस में पूछा जाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का उपदेश किस भाषा में है? तो प्राकृत में ही है। जैन आगमों, जैसे कहते हैं कि हिंदू धर्म का ग्रंथ क्या है, इस्लाम का ग्रंथ क्या है,
इसी प्रकार जैन धर्मावलंबियों का जो ग्रंथ होता है उसे आगम कहा जाता है, जैन आगम। उसी तरह बौद्ध के लिए बोलते हैं त्रिपीटक। तो जैन आगमों एवं अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत का प्राचीन रूप है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में तो साहित्य की भाषा के रूप में प्राकृत का उपयोग होने लगा था। यह समय आप ध्यान रख सकते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी कहने का मतलब है कि जब 1 ईस्वी से प्रारंभ होगा, 1 से लेकर के और ये 100 सटने तक, 100 ईस्वी होने तक इसको प्रथम शताब्दी ईस्वी कहते हैं। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में साहित्य की, लिटरेचर की भाषा के रूप में प्राकृत का उपयोग होने लगा था। उससे पहले रचनाएं संस्कृत में हो रही थी, लेकिन साहित्य में प्राकृत का प्रयोग जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी से होने लगा और इस भाषा के व्याकरण ग्रंथ भी लिखे जाने लगे। जब साहित्य में आया तो उसको स्थिरता प्रदान करने के लिए व्याकरण ग्रंथों की भी रचना होने लगी। अगर प्राकृत के व्युत्पत्ति की बात की जाए कि प्राकृत शब्द बना कैसे है, इसका अर्थ क्या निकल सकता है, तो इस व्युत्पत्ति की जब बात होगी तो प्रथम व्युत्पत्ति के रूप में आप देख सकते हैं प्राक, प्राकृतम। प्राक का मतलब होता है प्री, प्री मतलब पहले, प्राक प्राकृतम अर्थात जो भाषा पहले से चली आ रही हो वह प्राकृत है। तदनुसार, उसके अनुसार इसी का परिष्कृत रूप संस्कृत है। कुछ लोग बोलते हैं कि प्राक प्राकृतम, अगर इस व्युत्पत्ति के अनुसार देखें तो जो भाषा पहले से चली आ रही वह प्राकृत है। तो इस हिसाब से ये कहेंगे कि उसके अनुसार, ये लोग कह रहे हैं कि उसके अनुसार इसी का परिष्कृत रूप जो है संस्कृत है। प्रारंभिक रूप प्राकृत और परिष्कृत रूप संस्कृत, एक वर्ग, व्युत्पत्ति का जो एक वर्ग है इस बात को कहते हैं। लेकिन दूसरी व्युत्पत्ति किस रूप में है, तो प्राकृताः साधारणाः जनाः। साधारण लोग जो होते हैं स्वभावतः प्रकृति के करीब होते हैं। तो प्राकृताः साधारणाः जनाः तेषां वचनम प्राकृतम। प्रकृति से जो होते हैं साधारण जन, प्रकृति से साधारण होते हैं और उनके वचन को, वैसे व्यक्ति को, बोलने वाले को क्या बोलते हैं, प्राकृत कहते हैं। प्रकृति से ही कह सकते हैं कि प्राकृत शब्द बना है। और प्रकृति कहने का मतलब होता है नेचुरल, यानी जो प्रकृति प्रदत्त है ज्यों का त्यों। अगर आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे पेड़, वृक्ष प्राकृतिक रूप से यदि उपलब्ध है तो वह प्रकृति प्रदत्त चीज है, तो कहेंगे वह प्राकृतिक चीज है। लेकिन जब पेड़ की टहनी से या पेड़ों से अगर आप कोई फर्नीचर बना लेते हैं तो वह आर्टिफिशियल, कृत्रिम बन जाता है और वह प्राकृतिक नहीं रहता। तो प्रकृति वाली चीज कौन होती है, जो प्रारंभिक रूप से, मूल रूप से रहता है। इसलिए कहा जा रहा है कि सामान्य मनुष्यों की, अशिक्षित लोगों की भाषा प्राकृत थी। एक दूसरा व्युत्पत्ति है। और तीसरे व्युत्पत्ति के अनुसार प्रकृति ही संस्कृतम ततः आगतं प्राकृतम। संस्कृत जो है वह प्रकृति है और उससे आई हुई भाषा जो है वही प्राकृत है। अगर आप संस्कृत में प्रकृति की बात कहेंगे तो 2 तरह के प्रकृति आपको दिखाई पड़ेंगे। एक प्रातिपदिक, यानी मूल शब्द, जैसे राम, एग्जाम्पल के लिए राम। और इसी प्रकृति का दूसरा रूप है आख्यात, जिसको बोलते हैं धातु, यानी रूट, जो मूल रूप से जो आपको दिखता है, जैसे पट। तो अगर हम राम बोले तो यह क्या है, प्रकृति है, यानी प्रातिपदिक के रूप में उपलब्ध है। राम से ही सु, औजस इत्यादि विभक्ति लगाएंगे तो वह पद का निर्माण करेगा, राम, रामो, रामा, ऐसा बन जाएगा। और इसी तरह जो आख्यात जो है मूल रूप से जो धातु है रूट के रूप में है, जैसे कि पट, अगर इससे हम तिंग प्रत्यय लगाएंगे, तिपतसझी यानी तीतः अंति इत्यादि लगाएंगे, तब पठती, पठतः, पठंती अगर बनता है तो वह जो है
बन जाता है, पद के रूप में सामने आता है, तिङन्त पद बन जाता है। तो प्रकृति जो है मूल रूप से जो रहता है उसी को क्या बोलते हैं, वह प्रातिपदिक है और वह दूसरा है धातु है। इसी से हम जब प्रत्यय जोड़ देते हैं तो प्रत्यय जोड़ने के बाद वह पद बन जाता है, वह सुबंत पद बनता है, प्रातिपदिक से जोड़ेंगे शब्द रूप वाला, और तिङन्त पद बनता है धातु से धातु रूप वाला। तो कहता है प्रकृति ही संस्कृतम। अब उम्मीद करते हैं कि प्रकृति संस्कृत के व्याकरण के हिसाब से भी समझ पा रहे हैं। प्रकृति ही संस्कृतम ततः आगतम प्राकृतम, मूल रूप जो है वह संस्कृत है और उसी से आया हुआ चीज जो है प्राकृत है। यहां पर मीनिंग यह है प्रकृति ही संस्कृतम, जो मूल चीज है वह संस्कृत है और उसी से प्राकृत आया है। इसके अनुसार संस्कृत प्रकृति से विकसित भाषा प्राकृत है, यानी संस्कृत प्रकृति से विकसित भाषा प्राकृत है। अगर यहां पर इस तरह की बात अब सोचेंगे तो ये देख लीजिए कि इन्हीं शब्दों और धातुओं को आगे चल करके प्राकृत ने यूज किया है, इसलिए कह सकते हैं कि संस्कृत प्रकृति से विकसित भाषा प्राकृत है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यही सिद्धांत कि प्रकृति ही संस्कृतम ततः आगतम प्राकृतम, यही सिद्धांत अधिसंख्यक यानी ज्यादातर विद्वानों का मानना है, क्योंकि प्राकृत में 95% 95% संस्कृत से आए हुए शब्द है, लेकिन तत्सम रूप में नहीं, तद्भव रूप में, यानी संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। उदाहरण के रूप में अग्नि, ये संस्कृत का शब्द है और वो तत्सम रूप में है, मूल रूप है, लेकिन अग्नि से बन जाएगा आग तो वो तद्भव रूप हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि तत्सम और इसी का बिगड़ा हुआ रूप क्या हो जाता है, तद्भव। उदाहरण के रूप में अगर आप अग्नि अगर समझते हैं ये तत्सम है और इसी से अगर बन जाएगा आगे चल करके तो आग क्या है, वो तद्भव हो जाएगा। तो कहता 95% जो प्राकृत में जो 95% शब्द है संस्कृत से आए हुए शब्द है, लेकिन वो तत्सम रूप में नहीं है, वो तद्भव रूप में। अगर प्रयोग क्षेत्र की बात की जाए ये प्राकृत का प्रयोग किन किन इलाकों में होता था, तो संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का अनेक शताब्दियों तक युगपत, युगपत का मतलब एक साथ, एक साथ, दूसरे शब्दों में आप मोटा मोटी समझ सकते हैं साथ साथ। संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का कई शताब्दियों तक एक साथ अस्तित्व, एग्जिस्टेंस जनता में बना रहा था। नाट्य शास्त्र में जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र में इन दोनों भाषाओं के उपयोग का विधान मिलता है, नियम मिलता है, व्यवस्था मिलती है। भरत ने तो पात्रों के अनुसार संस्कृत नाटकों में प्राकृत के भेदों के प्रयोग का भी निरूपण किया है। पहले के वीडियो में प्राकृत के भेद आपको बताए गए हैं, आप देख सकते हैं। साहित्यिक प्राकृत के भी 5 भेद हैं और प्राकृत के बारे में कई वीडियोज आपको यहाँ पर उपलब्ध हैं। संस्कृत एरा पर आप जाकर के उसको देख सकते हैं। जैसे भारतीय आर्य भाषा का विकास, उसके अंतर्गत भी देखेंगे। फिर आगे आप देखेंगे प्राकृत के भीतर जो साहित्यिक प्राकृत का जो विकास कैसे हुआ है उसको आप देखेंगे। तो भरत ने क्या कहा है अपने नाट्य शास्त्र में, उन्होंने तो पात्रों के, कैरेक्टर्स के, जो नाटक में जो चरित्र आ रहे हैं उनके जो कैरेक्टर्स के अनुसार संस्कृत नाटकों में भी प्राकृत के भेदों के प्रयोग का भी निरूपण किया है। उन्होंने कहा है कि संस्कृत नाटकों में भी अगर राजा है, मंत्री है, पढ़े लिखे वर्ग हैं, तो वो संस्कृत प्रयोग कर रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं, लेकिन उसी नाटक में जो तथाकथित निम्न श्रेणी के पात्र हैं, जैसे नौकर चाकर, चेटी विदूषक, ये सब जो पात्र हैं वह संस्कृत नहीं बोलते, वो प्राकृत बोलते हैं। और प्राकृत में भी कहा कि अलग अलग पात्रों के अनुसार प्राकृत के भी भेदों का प्रयोग कर रहे हैं। और प्राकृत के अगर हम
साहित्यिक प्राकृत के भेद की बात करें तो चले थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं, जैसे कि है सौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची, ये सब प्राकृत के जो भेद हैं जिसमें साहित्यिक रचनाएं हुई हैं, और ये क्षेत्रगत विशेषताओं के कारण, क्षेत्रों के कारण जो है ना उनके भेद अलग अलग हो गए। तदनुसार, उसी के अनुसार सभी कालों के नाटककारों ने प्राकृत के संवाद भी, डायलॉग भी संस्कृत नाटकों में प्रस्तुत किए हैं। आप अभिज्ञान शाकुंतलम में भी अगर उस नाटक की अगर किताब अगर आपके पास हो तो उसको पलट करके देखेंगे तो कई कैरेक्टर्स जो है डायरेक्ट संस्कृत बोलते हैं, लेकिन कई पात्र जो हैं वह प्राकृत बोलते हैं। और वो कैसे आपको दिखाया जाएगा, संस्कृत संवाद तो लिख दिया जाएगा मूल रूप से, लेकिन ब्रैकेट में जो वो क्या बोल रहे थे प्राकृत में वो आपको लिख दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि वो मूल रूप से प्राकृत बोल रहे थे, लेकिन नाटक संस्कृत का है, इसलिए प्राकृत का जो है संस्कृत रूप उसको में आपको दिखाया जाता है। इस प्रकार संस्कृत नाट्यकारों ने प्राकृत के साहित्यिक उपयोग को महत्व दिया। संस्कृत नाटककारों ने प्राकृत के जो साहित्यिक लिटरेरी यूज है उसको इंपॉर्टेंस दिया। कहने का क्या तात्पर्य है, प्राकृत में स्वतंत्र नाटक, काव्य, टीका आदि ग्रंथ लिखे गए। स्वतंत्र रूप से नाटक भी लिखे गए, काव्य लिखे गए, टीकाएं लिखी गई, किंतु संस्कृत भाषा इसके साथ जुड़ी रही। नाटक में प्राकृत कुछ तो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट रूप से भी लिखा गया है, कई प्राकृत जो साहित्यिक प्राकृत है उसमें कई रचनाएं हुई हैं, लेकिन संस्कृत भाषा इसके साथ जुड़ी रही। आप देखेंगे कि संस्कृत के नाटक में जहां प्राकृत का प्रयोग है वहां संस्कृत तो रहेगा ही रहेगा, और वहां साथ में प्राकृत भी दिखाया गया है। इसका यह मतलब है कि संस्कृत भाषा प्राकृत भाषा दोनों आपस में जुड़ी रही। जैनों में, जैन धर्मावलंबियों में मुख्य रूप से तथा संस्कृत लेखकों में गौण रूप से, गौण रूप का मतलब रेसेसिव, मुख्य मेनली, और ये रिसेसिव मतलब कम मात्रा में। गौण का मतलब है कम मात्रा में। तो जैनों में मुख्य रूप से प्राकृत का प्रयोग और संस्कृत लेखकों में प्राकृत गौण रूप से यूज हुआ है। प्राकृत भाषा लोकप्रिय बनी रही। इस लाइन का मतलब क्या है, जैनों में मुख्य रूप से और संस्कृत लेखकों में गौण रूप से प्राकृत भाषा जो है लोकप्रिय बनी रही। प्राकृत की क्षेत्रीय विषमताओं का जो रीजनल डिफरेंसेस आप देखेंगे का निरीक्षण, इंस्पेक्शन भी व्याकरण ग्रंथों में किया गया है। प्राकृत की जो क्षेत्रीय विषमताओं के कारण जो अलग अलग प्राकृत के रूप आए हैं, इसका निरीक्षण व्याकरण के ग्रंथों में किया गया है, आप उसमें पाएंगे। अगला जो बिंदु है प्राकृत के भेद, इसके आधार पर भी आप प्राकृत के वैशिष्ट्य को समझ सकते हैं। भारतवर्ष में प्राकृत भाषा के 5 मुख्य भेदों का विकास हुआ है। इन्हें साहित्यिक प्राकृत कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, साहित्यिक प्राकृत, लिटरेरी प्राकृत, जिसमें साहित्यिक रचनाएं हुई हैं, उसमें साहित्य का कार्य हुआ है। और ये 5 कौन कौन है आप इसको याद रख सकते हैं। साहित्यिक प्राकृत शुरू में जोड़ करके और इसको 20-21 बार बोल लीजिए, तब आपको याद हो जाएगा। महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और पैसाची, जो साहित्यिक प्राकृत जो मुख्य रूप से 5 हैं, जिनका भारतवर्ष में डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, और इन साहित्यिक प्राकृत में रचनाएं हुई हैं, वो 5 कौन कौन है, महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची। इस तरीके से आप याद कर लीजिए।
इनके अतिरिक्त, इन 5 के अतिरिक्त जो है अफगानिस्तान के खोतान क्षेत्र से और चीन के तुर्फान से सो कॉल्ड तथा कथित निय प्राकृत, वहां जो प्राकृत है उसका नाम क्या है, निय प्राकृत के कुछ अभिलेख मिले हैं। महाराष्ट्री अपनी संगीतात्मकता के कारण, महाराष्ट्री प्राकृत जो है अपनी म्यूजिकल विशेषता के कारण श्रेष्ठ मानी जाती है। शौरसेनी का संस्कृत नाटकों में प्राकृत के गद्य संवादों के लिए विपुल प्रयोग हुआ है। विपुल का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। यहां पर आप प्राकृत की जो वैशिष्ट्य है उसमें आपने क्या देखा, जो महाराष्ट्री प्राकृत है, जो साहित्यिक प्राकृत में से एक है, यह म्यूजिकल दृष्टि से इसमें जो रचनाएं हुई है काफी संगीतात्मक मानी जाती है और इस कारण से यह ऊंचे दर्जे पर है। और शौरसेनी का प्रयोग जो संस्कृत नाटक में जो प्राकृत बोले गए हैं कुछ पात्रों के द्वारा, उसमें जो गद्य संवाद का यूज हुआ है, गद्य वाला पार्ट, प्रोज वाला पार्ट, उस गद्य डायलॉग के लिए किसका प्रयोग हुआ है, शौरसेनी प्राकृत का। तो म्यूजिकल दृष्टि से महाराष्ट्री प्राकृत और नाटकों में गद्य प्राकृत वाले गद्य संवादों के लिए कौन फेमस है, शौरसेनी प्राकृत। यह पूरे मध्य देश की भाषा थी। कौन, शौरसेनी प्राकृत। मागधी निम्न कोटि के पात्रों की भाषा थी। तथा कथित निम्न कोटि अर्थात कह सकते हैं नौकर चाकर, जो नाटकों में जो लैंग्वेज बोलते थे उनका जो लैंग्वेज था वो मागधी प्राकृत था। इसका प्रयोग पूर्वी आर्य क्षेत्र में था। आप समझ सकते हैं, भारत के नक्शा पर देखेंगे तो पूर्वी भाग की बात करेंगे, जिसमें कि अब बात करेंगे बिहार का, वर्तमान बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब इलाके मुख्य रूप से पूर्वी क्षेत्र में आ जाएंगे। अर्धमागधी अनन्य रूप से जैन धर्म की भाषा थी। अब कह सकते हैं जैन धर्म के उपदेश प्राकृत में, लेकिन प्राकृत के किस भेद से दिए गए, किस भेद में, तो अर्धमागधी में, अनन्य रूप से, न अन्य अनन्य, कोई दूसरा नहीं। आप कह सकते हैं जैन धर्म की भाषा अर्धमागधी। ये यूपीएससी में और जीके में तो खूब अच्छे से पूछा जाता है। जैन धर्मों की भाषा थी। प्राकृत अगर खाली प्राकृत देगा, जैसे पाली प्राकृत इस तरह से देगा तो प्राकृत चुनेंगे, लेकिन प्राकृत के भेद को दे देगा तो आपको लिखना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, कौन सा, अर्धमागधी, अर्धमागधी। वैसे इसका प्रयोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में था, अर्धमागधी का। पैसाची जो साहित्यिक प्राकृत में 5वां है। पश्चिमोत्तर, अगर भारत के नक्शे पर अगर आप जाते हैं तो भारत के, अगर ये इसको आप बोले NESW, तो यही इलाका जो है ये पश्चिमोत्तर इलाका कहलाएगा। पश्चिम का पार्ट और उत्तर का पार्ट। इसे भूत भाषा भी कहा गया है। आप याद कैसे रख सकते हैं, तो पिशाच किसके लिए प्रयोग करते हैं, भूत पिशाच बोलते हैं, तो आप आराम से याद रख लेंगे। पैसाची प्राकृत को कौन सी भाषा के रूप में जाना जाता है, तो भूत भाषा। गुणाढ़ की वडगाहा, जिसको संस्कृत में बदल के बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, वृहत कथा। गुणाढ़ की क्या रचना है, वृहत कथा। इसी भाषा में, किस भाषा में है, भूत भाषा में, या कहेंगे तो पैसाची प्राकृत में। यह कथा अभी मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, यद्यपि इसके 3 छोटे बड़े संस्कृत संस्करण मिलते हैं। वडगाहा जो है, बृहत कथा जो है गुणाढ़ की रचना, यह
अभी मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी इनके छोटे बड़े संस्कृत संस्करण मिल जाते हैं, 3 छोटे बड़े संस्करण मिल जाते हैं। प्राकृत की अगर हम भाषिक विशिष्टताओं की बात करें कि भाषा के स्तर पर इसमें किस तरह की विशेषताएं हैं, तो आप देख सकते हैं। और इस पर जो प्रश्न बन सकते हैं, संस्कृत प्राकृत का अंतर बताइए, तो अब यहां से जो बातें की जाएंगी इसका जवाब आप लिख सकते हैं। ऊपर वाले पार्ट को आप भूमिका के रूप में लिख सकते हैं, अपने हिसाब से उसको संक्षिप्त भी रूप दे सकते हैं, और नहीं तो केवल भूमिका लिखना है भाषिक विशेषता का, तो सबसे ऊपरी भाग जो है वो प्रथम पैराग्राफ, उसको आप भूमिका के तौर पर प्रयोग में ले आइए और आपका जवाब बन जाएगा संस्कृत प्राकृत का भेद या अंतर, या संस्कृत प्राकृत के बीच में अगर संबंध दिखाने की बात आएगी, संबंध दिखाइए, तो आप यहां से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, प्राकृत की विशिष्टताओं का, विलक्षणताओं का विचार करने के लिए संस्कृत भाषा से उसकी तुलना की जाती है, क्योंकि कहा भी जाता है कि संस्कृत से ही आगे चल करके प्राकृत आ गया है। और ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि 95% जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, वह संस्कृत का बिगड़ा हुआ तद्भव रूप में के तद्भव रूप ही उपलब्ध है, जो प्राकृत में आ गया है। तो प्राकृत वैयाकरणों ने, प्राकृत का व्याकरण लिखने वालों ने विस्तार से स्पष्ट किया है कि संस्कृत शब्दों का परिवर्तन प्राकृत में किस प्रकार हो जाता है, प्राकृत वैयाकरण लिखने वालों ने बता दिया है। और तो निश्चित रूप से संस्कृत और प्राकृत की तुलना हो जाएगी। और बताने वाले कौन है? प्राकृत का व्याकरण जिन्होंने लिखा है उन्होंने बता दिया। तो यहां भाषा शास्त्रीय पक्षों की दृष्टि से, लिंग्विस्टिक्स दृष्टि से इस पर विचार करते हैं। तो भाषिक विशिष्टताओं के अंतर्गत जब विचार करेंगे, तो पहला विचार, आप जानते हैं कि विचार करेंगे तो 2 ही चीज तो भाषा में आती है। सबसे छोटी ध्वनि जिसको वर्ण कहते हैं, तो ध्वनिगत विशेषता पर विचार करेंगे, तो इसका मतलब है वर्ण के ऊपर विचार करेंगे। और फिर जब शब्द बना लेंगे तो रूपगत विचार करेंगे। तो यही तो 2 मुख्य विचार होंगे। तो देखिए, पहले देखते हैं ध्वनिगत विशिष्टताएं। उम्मीद करते हैं आपको पॉइंट याद होता जा रहा है। अगर आप ध्यान से मेरे साथ यहां पर हैं, पेन पेपर के साथ बैठे हुए हैं, तो आप जो भी अंडरलाइन हो रहा है या जो कुछ बातें कही जा रही है और जहां पर जोर डाला जा रहा है, उस बात को आप ध्यान में लाएंगे और ध्यान में ला करके उसको आप बाद में भी नोट कर सकते हैं। तो ध्वनिगत विशिष्टताएं, तो पहला बिंदु पर आप विचार करिए। देखिए, प्राकृत में री, लिड़ी, ए, ओ, ये चारों स्वर ध्वनियां नहीं हैं। पहली ध्वनिगत विशेषता क्या आ गई कि प्राकृत में जो संस्कृत में मिलते हैं, री, लिड़ी, ए, ओ, ये चारों स्वर ध्वनियां प्राकृत में नहीं है। तो क्या है? री के स्थान में री, अ, ई या उ हो गया है। अगर री की बात करें तो री के लिए क्या क्या आपको उपलब्ध होता है? तो ह्रस्व रीकार आ जाता है, अ बन जाता है, या ह्रस्व ई या ह्रस्व उ हो गया है। किसका परिवर्तन? री के स्थान में। ऐसे री, लिड़ी, ए, ओ है नहीं। अगर है नहीं तो क्या है? तो एक एक करके देखिए। पहले किसको आप देख रहे हैं? री को देखिए। अगर री प्राकृत में नहीं है तो उसकी जगह पर क्या है? तो री की जगह पर आपको क्या मिलेगा? ह्रस्व रीकार, अ, ई या उ मिलेगा। उदाहरण देखिए, सदृश, दृश्य में यहां पर क्या है? री है। आप देख सकते हैं, एक उदाहरण मैं ले लेता हूं। स, द, री, श। तो देखिए, इसके जगह पर क्या हो गया? सरिसो।
यहां तो ये तो स यहां पर स है, लेकिन यहां पर देखिए री गायब हो गया है और यहां पर क्या आ गया है, री, सरी सो। ये स तो बदल करके और विसर्ग जो है दंत स में बदल गया है, वो आप देखेंगे एक एक करके जैसे जैसे नियम आता जाएगा। और कुछ नियम जो है भारतीय आर्य भाषा का विकास जो वीडियो है उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे नियम आप वहां पर देख लेंगे और बहुत उदाहरण के साथ वहां पर बताया गया है। तो आप जा करके संस्कृत एरा के वीडियो लाइब्रेरी में जाइए और उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया है, देखिए री में बदल गया, तो ये हो गया। एक आपको री के स्थान पर ये री होता है, ये आपने देख लिया। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, रीनंग, तो री के स्थान पर क्या है, देखिए री है। मृतम, मृतम के स्थान पर देखिए म अम, म अम, तो क्या कहता है, अ हो जाता है। तो यहां पर क्या है, म के बाद री नहीं रहा, म के बाद क्या है, म अम में म जोर अ, म और आगे है अम। तो ये जो है ना अम इस पर आ गया है, ये तो है नहीं, इस पर ये आ गया है म अम। इसको आप ले लीजिए म, और तो यहां पर आपको क्या परिवर्तन दिखा, अ के रूप में दिखा। यही कहता है कि री का बदलाव किस रूप में हो जाता है, अ के रूप में होता है कहीं कहीं पर। तो आपने यहां पर देखा कि म में यहाँ री के जगह पर क्या आ गया, अ आ गया। ऋषि, यहां पर देखिए ऋषि की जगह पर क्या, ईसी, तो देखिए ई का उदाहरण आपको मिल गया। री के जगह पर क्या आ गया, ई आ गया। ऋतु, ऋतु के जगह पर री के जगह पर क्या आ गया, ऊ आ गया। तो कहता है कि ऊ भी हो जाता है कहीं कहीं पर। तो आपको ये सारे उदाहरण आपको मिल गए कि री के स्थान पर या तो री हो जाता है, अ हो जाता है, ई हो जाता है, या ऊ हो जाता है। उदू, ऋतु, तो उदू बन गया, ऊ हो गया। प्रवृत्ति, देखिए री के जगह पर क्या है, प्रवृत्ति, ऊ का उदाहरण है। मैंने मार्क कर दिया है तो आप आराम से इसको समझ पा रहे हैं। अब उदाहरण क्या लेंगे, री का उदाहरण आपने ले लिया। लिड़ी तो संस्कृत में भी लुप्त प्राय है, पाली में भी कहीं कहीं मिलता है, बहुत नहीं मिलेगा। तो अगला उदाहरण देखिए किस चीज का, ए का। ए भी यहां पर प्राकृत में नहीं है, तो क्या है, तो संस्कृत के ए के स्थान पर ए अथवा ई, ऐ मिलता है। जैसे देखिए शैलह, उदाहरण को आप समझिए, सौ जो ए है और लह, शैलह, इस रूप में आप देख सकते हैं। तो देखिए स के जगह पर यहां पर दंत स हो गया है, तो क्या है ये, स जोर ए हो गया है। और लो, लह का ओ होता है, विसर्ग का ओ बनता है। तो आप देखिए यहां पर ए है और यहां पर क्या बन गया है, ए बन गया है, एकार नहीं एकार रह गया है। इसी तरह देखिए दैत्य, तो क्या है, द इच्यो यहां पर है ऐ, तो ऐ का क्या परिवर्तन हो गया है, तो द तो रह ही गया लेकिन द में अ भी है, तो क्या है, ऐ के रूप में बदला है। द इच्चो, वैरम, तो वैरम ऐ है, यहां पर क्या है, ए, और ए का यहां पर बदलाव क्या है, तो व में अ है, अ और आगे ई है, ऐ में बदलाव हो, देखिए ऐ, ऐ के रूप में बदला है। यहां भी आप देख रहे हैं ये जो है ऐ के रूप में, इसलिए द इच्यो। अब एक ये बचा औ, औ को देख लीजिए कि औ किस रूप में है, प्राकृत में तो औ नहीं है, तो यहां पर किस रूप में, तो संस्कृत के औ के स्थान पर प्राकृत में ओ, जैसे आप यहां पर देखे थे ए के जगह पर ए हो गया था, तो यहां पर औ के जगह पर ओ हो गया है, अथवा औ, यहां पर अ ई हुआ था, यहां पर औ है। आराम से तुलना करके भी आप समझ सकते हैं। जैसे यौवनम, औ, औ का क्या है, जोबनम, ओ हो गया है, यहां पर औ का क्या हो गया है, ओ हो गया है। कौशाम्बी, औ, कोशाम्बी, यहां पर भी ओ हो गया। पौरह, यहां पर औ हो गया, यहां पर देखिए औ, औ नहीं रहा, अ उ, प में अ और उ, पौ, इसलिए औ के रूप में बदला। पौरुष, औ जो है औ में बदल गया, अ उ, पौरीसो,
अब आपने ये जो 4 स्वर प्राकृत में नहीं है, री लिरी ए औ, तो ये चारों स्वर किस रूप में मिलते हैं, इसका आपने उदाहरण के साथ इसका प्रयोग देखा कि कैसे कैसे बदल रहा है। अब बारी आई है स्वर के बारे में, आपने देखा कि ये जो चारों स्वर हैं उसमें नहीं है, तो कैसे बदला। अब हम संस्कृत में जो कुछ व्यंजन हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। संस्कृत व्यंजन के पूर्व पहले के दीर्घ स्वर का, अगर कोई संस्कृत व्यंजन है, अगर उसके पहले अगर दीर्घ स्वर आ रहा है तो प्राकृत में जाकर के वह ह्रस्व हो जा रहा है। दीर्घ स्वर जो है वह ह्रस्व स्वर में बदल जाता है। जैसे मार्गा, आप देख लीजिए, म आ र ग, यही तो है ना। तो क्या कहता है, संस्कृत व्यंजन का जो पूर्व का स्वर है, पूर्व के स्वर यानी शुरुआत वाला स्वर, पहला स्वर, तो देखिए यहां पर म के बाद इसमें पूरे को देखेंगे तो ग में भी अ लगा हुआ है, लेकिन पहला स्वर कौन है, आ। तो संस्कृत व्यंजन के पूर्व के दीर्घ स्वर का प्राकृत में ह्रस्व हो जाता है। तो पहला कौन है, ये है, और व्यंजन के पहले आ रहा है, तो इसका क्या कर देंगे, ह्रस्व कर देंगे। तो आ का ह्रस्व क्या होता है, अ होता है, इसलिए क्या बन जाएगा, म और आ के जगह पर अ आ जाएगा, और र और ग और अ। ये तो जो परिवर्तन होता है वो तो अलग नियम है, लेकिन आपको ये देखना है कि म का मा नहीं रहा बल्कि अ हो गया, इसमें म में क्या आ गया है, अ आ गया है, इसलिए मग्ग। पूर्व, यहां पर आप देख रहे हैं ना, पौज और उ, दीर्घ उ है इसमें, दीर्घ उ, दीर्घ उ का क्या हो गया, ह्रस्व उ, पुब्ब। इसको वर्ण विच्छेद करके आप आराम से समझ सकते हैं। कुछ शब्दों में प्रथम अक्षर अ का ए हो जाता है। अगर प्रथम अक्षर अगर अ है तो उस अ को ए बना देते हैं। जैसे आप देखिए शैया, अगर इसको देखेंगे तो कैसे टूटेगा, स जोर अ, प्रथम स्वर कौन है, तो प्रथम अक्षर क्या है, अ। कुछ शब्दों में प्रथम अक्षर अ, प्रथम अक्षर वाला अ जो है अ, इसका क्या कर दिया गया है, कहता है कि ये कहीं कहीं पर कुछ शब्दों में क्या हो जाता है, ए हो जाता है, तो इसको कर दीजिए, ए बनाइए, क्या हो जाएगा, स जोर ए कर देंगे, या इसका क्या हो गया, देखिए से बन गया, कलब्य स दंत स में बदल जाता है। तो स के बाद हमको ए लगाना है, इस स को दंत स जो ए करेंगे तो क्या बन जाएगा, से हो जाएगा, इसलिए क्या है, सैया सेज्जा। यहां देखिए त्रयोदश, तो त्र में अ है, त्र का अ, इसका क्या कर देंगे, ए कर देंगे, तो त में जब ए आ जाएगा तो ते कर देगा, इसलिए तेरह हो। वल्ली, वल्ली का क्या हो जाएगा, व का अ जो है इसको ए करेंगे तो वे हो जाएगा, इसलिए वेल्ली, ए हो गया यहां पर, वेल्ली। समझ में आ रहा है, आ रहा है, उनको नहीं आ रहा होगा जो यहां पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरे साथ नहीं। चतुर्थ जो है ध्वनिगत विशेषता देखेंगे, विशिष्टताओं के अंतर्गत देखेंगे स्वर मध्यक, इंटरवोकैलिक यूज। स्वर मध्यक क ग च ज त द प य व। ध्यान से देखिए तो क कौन सा अक्षर है, अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है, ग कौन सा है, तीसरा है, च प्रथम है, ज कौन सा है, च छ ज तीसरा है, त पहला है, द तीसरा है, प पहला है, ठीक है। और 135 क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो चलिए उस बात को अगर आपको याद रखने के लिए क्या देखना है, 1-3 और य व, अगर ये दो स्वरों के बीच में अगर इसका प्रयोग हो जाए, स्वर मध्यक प्रयोग हो जाए, तो इनका क्या हो जाता है, ये लोप हो जाता है, ये सब जो है गायब हो जाएंगे।
अगर ये दो स्वरों के बीच में अगर आ जाए, प्रयोग हो जाए। तो देख लीजिए उदाहरण क्या है। मुकुल, इसको आप तोड़िए तो जरा। म जोर उ जोर क जोर उ जोर ल। तो कह रहा है कि क ग च ज त, इसमें से जो 1 3 और य व, आपको याद रखना है कि वर्णमाला के वर्ग का, और वर्ग वाला अक्षर कौन होता है? क वर्ग से लेकर प वर्ग तक 5 ही तो वर्ग होते हैं, जिसको आप स्पर्श वर्ण बोलते हैं ना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो वर्ग का प्रथम और तीसरा, यही तो है 1 3 1 3 1 3 तो आ रहा है। प्रथम और तीसरा अक्षर अगर दो स्वरों के बीच में आ जाए तो उसको आप लुप्त कर दीजिए, गायब कर दीजिए, वो नहीं रहेगा। तो कैसे है? तो देखिए, म दो स्वरों के बीच में है तो नहीं है। तो देखिए क है, यस क है, तो क को क्या कर दीजिए। ल की बात करेंगे तो यहां तो ल आया ही नहीं। आप कहेंगे कि सर ल भी तो है, उ और अ के बीच में है, अह के बीच में है, यानी दो स्वरों के बीच में है, लेकिन देखिए इसमें से तो नहीं आ रहा है ना, य व तक ही है, केवल य और व है। तो केवल कौन अक्षर आ रहा है? क। तो क को क्या करेंगे? गायब कर देंगे। तो देखिए मुकुल, तो क है ही नहीं, तो क्या हो गया? मऊलो, मऊलो, म है, उ है और फिर दूसरा उ है, मऊलो, मऊलो, ये रह गया है, ये क जो है गायब हो गया। इसलिए सागर, तो इसमें स्वर मध्य कौन है? आपको ग को ही तो देखना है। देखिए तो ग को गायब कर दीजिए, नहीं है, ग नहीं दिख रहा है आपको। शाउरो, वचनम, आपको च देखना है, प्रथम को गिनना है, प्रथम अक्षर को तो देखना है, और तो कोई अक्षर है नहीं, वह भी है लेकिन ये इसके आगे स्वर है नहीं, तो च गायब हो जाएगा। तो देखिए वचनम में च नहीं रहेगा। देखिए व ऊनम, तवर्गीन टवर्गीन में बदल जाता है, व ऊनम। रजतम, ज देखिए तीसरा है, गायब हो गया, र के आगे ज नहीं आपको दिख रहा है, गायब हो गया। कॉपी, आपको किसको देखना है? क तो स्वर मध्यक है नहीं, क के पहले स्वर है नहीं, तो प है, तो प को गायब कर दीजिए, इसलिए कई, कई दिवस। तो देखिए इसमें कौन सा है? तो द के पहले तो स्वर नहीं, बाद में है, तो व के पहले है, तो व को गायब कर दीजिए। दिवस लिखिए ना, देखिए ना, द जोड़ ई जोड़ व जोड़ अ और सह कर दीजिए। कौन है स्वर मध्यक प्रयोग? यही तो है। व को हटा दीजिए, इसलिए देखिए वो नहीं है यहाँ पर, दी के बाद वो गायब हो गया, दिवसो। क्लियर है? स्वर मध्यक का मतलब है अगर ये दो स्वरों के बीच में अगर आ जाता है, इंटर वोकैलिक। पांचवा, संस्कृत के त का कई शब्दों में द हो जाता है। त का द हो जाता है कई शब्दों में, ऑलवेज नहीं होता है लेकिन कई शब्दों में हो जाता है। जैसे ऋतु, क्या हो गया? उदु, द बन गया। आगतः, आगदो, द बन गया। आकृति, आईदी। संप्रति, संपदी। ठीक है, और तो आप जानते हैं कि री का क्या परिवर्तन होता है, उससे पहले आप देख चुके हैं। संस्कृत का ड व्यंजन प्राकृत में ल हो जाता है, और ठ जो है वह ढ हो जाता है ना। काफी इंटरेस्टिंग। संस्कृत का ड ल बन जाता है और ठ ढ हो जाता है। देखिए उदाहरण, डाडीमम, ड क्या हो जाएगा? तो ड ल हो जाएगा, इसलिए दालीमम। ठ क्या हो जाएगा? ढ हो जाएगा, पठती। देखिए पढ़ई, बहुत आसान है। हरिद्रा, हरिद्रा आदि कुछ शब्दों में र ल हो जाता है, जैसे हलिद्दा, र जो है ल में बदल गया। दारुणम, ये र जो है इसको बदल दीजिए, दालून ल में बदल दीजिए। मुखरह, देखिए क्या हो जाएगा? ल में बदल गया, मुहलो। यह प्रवृत्ति
मागधी प्राकृत में बहुत अधिक है। कौन वाली? कुछ शब्दों में जो है र ल में बदल गया। ये इस तरह की जो टेंडेंसी है मागधी प्राकृत में बहुत ज्यादा है। शब्द आदि में, शब्द के शुरुआत में, किसी वर्ड के स्टार्टिंग में य का ज हो जाता है। अगर कोई शब्द का शुरुआत यदि य से होता है तो उस य को प्राकृत में क्या कर देंगे? संस्कृत में अगर य से स्टार्ट हुआ है तो प्राकृत में जाकर के य जो है किस में बदल जाएगा? ज में बदल जाएगा, य ज हो जाएगा। यश, जशो, यक्ष, जखो, यथा, जहा। ओके, यस, अवगतम, समझ रहे हैं? हाँ। संस्कृत के न का प्राकृत में बहुधा, बहुधा मतलब प्रायः, जनरली। संस्कृत के तवर्गी न, त थ द ध न वाला क्या हो जाता है? टवर्गी न, ट ठ ड ढ न हो जाता है। जैसे नदी, देखिए नई, कनकम, कर्णम, वचनम, वनंग। ओके, गुड। कई स्थलों में, कई स्थानों में ख, घ, थ, ध, भ, देखिए तो क ख, वहां पर आप देख रहे थे 1 3 ऊपर में, यहां पर क्या है? क ख 2, क ख ग घ 4, त थ 2, ध 4, प फ ब भ 4। और ये 2 और 4 महाप्राण ध्वनि होती है जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय, वर्णों का उच्चारण करते समय ज्यादा वायु का प्रयोग करते हैं। तो महा का मतलब क्या है? ज्यादा, बड़ा, और प्राण का मतलब होता है वायु। क्यों बोलते हैं प्राण का मतलब वायु? उसका पर्यायवाची क्यों है? कहते भाई वायु जैसे ही आपको लेना बंद करेंगे, ऑक्सीजन लेना बंद करेंगे कुछ ही समय में, कहते भाई मेरा प्राण निकल गया। प्राण निकल गया इसका क्या मतलब है? वायु ही नहीं मिल रहा है, वायु ही निकल गया। वायु नहीं मिला मतलब प्राण गया। तो महाप्राण में क्या होता है? ज्यादा वायु यूज होता है उच्चारण के दौरान। अल्प प्राण में फ्यू, अल्प का मतलब थोड़ा, कम होता है। तो 1 3 5 अल्प प्राण है वर्ग वाला, और 2 और 4 वर्ग वाला जो अक्षर होता है वो महाप्राण अक्षर होता है। तो महाप्राण जो है, महाप्राण वर्णों का प्राकृत में ह हो जाता है। इन अक्षरों का क्या हो जाता है? ह हो जाता है। और वहां देखिए तो एक बार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, यहां पर क्या बोला था? ये सभी जो है अल्प प्राण वाले अक्षर, और य व इन सब के जगह पर क्या हो जाता है? अगर इंटर वोकालिक प्रयोग हो तो आपने परिवर्तन देखा। एक और क्या उदाहरण देखा था? ये जो है वहां पर है नहीं, उसकी जगह पर री हो जाता है। यही सब तो ध्वनिगत विशेषता है। एक एक करके स्वर के बारे में देखा, व्यंजन के बारे में आपने देखा। अब यहाँ पर है कई स्थलों में जो महाप्राण ध्वनि है वो प्राकृत में ह हो जाता है। जैसे देख लीजिए मुखम, ख को देखना, यही तो महाप्राण है ना? क ख 2, तो इसको क्या हो जाएगा? इसकी जगह पर ह हो जाएगा। तो बोलिए आप ही, मुखम क्या हो जाएगा? मुहम, ह। मेघ, देखिए चौथा अक्षर है तो क्या हो जाएगा? ह, मेहो। गाथा, ये तीसरा तो आपको लेना नहीं है, इसको क्या लेना है? थ को लेना है। थ क्या है? दूसरा अक्षर है तो ये ले लीजिए थ को। थ के जगह पर क्या करेंगे? ह कर देंगे। वधु, चौथा अक्षर देखिए ध, उसके जगह पर ह कर देंगे वहु। सभा, भ, चौथा अक्षर है, भ के जगह पर क्या कर देंगे? ह कर देंगे। तो वधु, वहु, सभा, सहा। ओके, गुड। समझ पा रहे हैं? यस, आप समझदार हैं इसलिए समझ रहे हैं। जो मेरे साथ हैं वो समझ रहे हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? हाँ। संस्कृत व्यंजनों का प्राकृत में समीकरण हो जाता है। समीकरण का मतलब कभी कभी आप देखेंगे फ्यूज हो जाएगा, कभी प्रथम वर्ण के अनुसार और कभी द्वितीय वर्ण के अनुसार समीकरण हो जाता है। जैसे भक्त, तो यहां देखिए क है और यहां पर त और त संयुक्त हो गया है।
मुग्ध, यहां पर ग है और एक तरफ घ है, यहां पर देखिए क्या हो गया है, मुद्ध। यहां पर क है क वर्ग का और यह है त है त वर्ग का अक्षर, लेकिन किस अक्षर के अनुसार हुआ, पहला के अनुसार या दूसरा के अनुसार। तो कहता है कि प्रथम वर्ण के अनुसार कहीं पर समीकरण हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, या कहीं पर द्वितीय वर्ण के अनुसार होता है। तो यहां प्रथम वर्ण नहीं हुआ, तो जो है अपने जैसा बना लिया भत्त, यानी दूसरे वर्ण के अनुसार। यहां पर देखिए क वर्ग का ग है और ये ध है, तो थ ये त वर्ग का है, तो देखिए यहां पर क्या हो गया, मुद्ध, त वर्ग जैसा बना लिया ना, त थ द ध, यानी दूसरा वर्ण जो है ध वाला जो है अपने जैसा ग को बना दिया, समीकरण हो गया। जैसे उत्पल, तो यहां पर क्या है, उपल, तो यहां पर पहला त है बाद में प है और यहां पर क्या बन गया, प, यानी दूसरे वर्ण के अनुसार हो गया। चक्र, चक्र, चक्क, तो यहां पर देखिए चक्क जो बना है ये क बाद में है उसके जैसा बन गया है। कर्म, यहां म जो है अपने जैसा दूसरे अंतिम जो वर्ण है उसके अनुसार समीकरण हो गए, अपने जैसा उसको बना लिया और एक जो व्यंजन वर्ण है उसको वो गायब कर दिया। ये संयुक्त व्यंजनों की बात हो रही है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। संयुक्त व्यंजनों का प्राकृत में क्या होता है, समीकरण हो जाता है। अगर कोई संयुक्त व्यंजन वर्ण आ रहा है तो वो क्या करता है, जो संयुक्त में जो दो अक्षर आ रहा है, एक पहला एक दूसरा, तो या तो पहला अपने जैसा बना लेता है या दूसरा जो अक्षर है अपने जैसा बना लेता है। तो आपने यहां पर देखा कि त जो है क को अपने जैसा बना लिया, ये जो है ध जो है ये द और ध अपने जैसा इसको बना लिया, मतलब अपने वर्ग में उसको लेकर के चला गया। जैसे त को पवर्ग अपने जैसा बना लिया, यहाँ पर पवर्ग अपने जैसा इसको कर लिया, ये कवर्ग के जैसा बन गया है, यहाँ पर पवर्ग के जैसा बन गया है। तो यही है संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, समीकरण होता है। अक्षर जो है एक को अपने में मिला करके अपने जैसा कर लेता है और एक के अस्तित्व को समाप्त कर देता है, इसी को बोलते हैं समीकरण, अपने में समाहित कर लेना। कुछ स्थितियों में, कुछ परिस्थितियों में संयुक्त व्यंजनों को स्वर भक्ति से तोड़ा जाता है, यानी स्वर आकर के उसको क्या करता है, बांट देता है, यानी बोलने में आसानी के लिए प्राकृत में ऐसा होता है। जैसे चौड़ियम, क्या लिखा हुआ है, चौड़ियम, इसको तोड़ के देखिए तो, चौ जोर औ जोर र जोर य जोर अ जोर म, यही तो चौड़ियम लिखाता है। तो आप जानते हैं कि औ तो है नहीं, तो औ का क्या हो गया है, ओ हो गया है, तो चौ जोर ओ हो गया है, चो। और यहां पर देखिए र और य जो संयुक्त जो था उसको बांटने के लिए कोई आ गया है, क्या है देखिए, र जोड़ ई, तभी तो री बनेगा, चोड़ियम। स्वर भक्ति में क्या आ गया, यहां तक तो आपको क्लियर दिख रहा है, ओ का यहां तक तो अलग ही हो गया है। अब यहां पर आकर के देखिए इस दोनों के बीच में क्या खेल हो गया, र और य, र और य जो है वो तो अ में बदल चुका है, इसलिए यहां पर देखिए र और य के बीच में कौन आ गया है, ई आ गया है, और वह क्या है, स्वर है, और स्वर आकर के उस साउंड को क्या कर दे रहा है, बांट दे रहा है, इसी को बोलते हैं स्वर भक्ति। कुछ स्थितियों में, ऑलवेज नहीं, कुछ स्थितियों में जो संयुक्त व्यंजन होता है, जैसे चौड़ियम, य र संयुक्त है ना, चौड़ियम, चौड़ियम बन गया, सौड़ियम, सोड़ियम, बीच में क्या आता है, स्वर भक्ति से उसको तोड़ा जाता है, यानी उसमें स्वर को बीच में ले आते हैं। जैसे कि यहां भी ई आ गया है और यहां पर भी ई बीच में आ गया है। ध्य और ह्य, ये दोनों संयुक्त व्यंजन प्राकृत में जझ हो जाते हैं, चाहे ध्य रहे चाहे ह्य रहे, दोनों के जगह पर क्या हो जाएगा, जझ हो जाएगा। जैसे
मध्यम, है ना ध्य, क्या हो गया जझ, मध्यम। उपाध्याय, ध्य है ना ध्य, तो देखिए जझ हो गया उपज्झाओ, इसी से बनता है ओझा, ओझा। और आगे चल करके वही ओझा से ओ लुप्त होते होते झा बन जाता है। गुह्यक, हिय, हिय, हिय क्या बन गया जझ में बदल गया, तो देखिए गुज्झो, गुह्यक, गुज्झो। ओके, यस। संस्कृत में अक्ष चछ हो जाता है, अक्षी, अच्छी, लक्ष्मी, लच्छी, इक्षु, उच्छु, वृक्ष, वच्छो। बहुत इजी है, इसमें कुछ कहने के लिए है नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, प्राकृत भाषा की जो विशिष्टताएं हैं उसमें रूपगत विशिष्टता अब देखेंगे, इससे पहले आपने ध्वनिगत विशेषता को देखा। अब देखते हैं रूपगत विशिष्टताएं। रूपगत का मतलब क्या है, शब्द रूप, धातु रूप, इसी दो को आधार बनाएंगे। तो प्राकृत भाषा में कोई हलंत शब्द नहीं है, जैसे भवत बोलते, तो संस्कृत प्राकृत में कोई हलंत शब्द नहीं है। ऐसे शब्दों को अंतिम व्यंजन का लोप करके अथवा या कोई स्वर लगाकर अजंत बना देते हैं। अजंत का मतलब अच, जोर, अंत। जब संधि करेंगे तो च का जो हो जाएगा तो बन जाता है अजंत। और अच का मतलब आप जानते हैं स्वर वर्ण, सभी भोवेल वर्ण। और हल कहने का मतलब होता है हल जोर अंत, क्या बनेगा हलंत। और हल का मतलब होता है सभी व्यंजन वर्ण, सभी व्यंजन वर्ण होते हैं। तो प्राकृत भाषा में कोई हलंत शब्द नहीं है। तो क्या होता है, ऐसे शब्दों को अंतिम व्यंजन का लोप कर देंगे। अगर संस्कृत का कोई वर्ण जो, कोई पद जो है, शब्द जो है प्राकृत भाषा में यदि गया है तो अंतिम व्यंजन का लोप कर देंगे, और नहीं तो स्वर लगा के अजंत बना देंगे। जैसे एक ले लीजिए संस्कृत का यशस, सकारांत शब्द है, दंते सकारांत। तो ये स का क्या करना है, क्या कहता है अंतिम व्यंजन का या तो लोप कर दीजिए, और लोप अगर कहीं नहीं होगा तो स्वर लगाना पड़ेगा। तो क्या हो गया है देखिए जशो, ये गायब ही हो गया है, यहां पर लुप्त हो गया है। इसलिए यश का क्या हो गया जसो। करमन, ये जो नौ है उसका क्या कर दिया गया, कम्मो, लोप कर दिया गया है। यावत, यावत में क्या कर दिया गया, इसका लोप कर दिया गया, जावर रह गया है। गच्छन, तो इसमें देखिए गच्छन में अ लगा करके गच्छन्त बना दिया गया है। यहां पर लोप नहीं होकर के बल्कि क्या कर दिया गया है, कोई अंतिम स्वर इसमें लगा दिया गया, स्वर लगा करके इसको अजंत बना दिया गया है। यानी त के बाद क्या आ गया है अ बना, अ लगा दिया गया, आ गया है। विद्युत, बिज्जू, यानी यहां गायब हो गया है। वाच, तो वा आ, यहां गायब नहीं किया बल्कि स्वर लगा दिया गया है, देखिए वा आ। संस्कृत के पदांत म का, अगर संस्कृत में कोई पदांत आ रहा है तो पदांत म का प्राकृत में अनुस्वार हो जाता है। जैसे भद्रम, है ना, मौ से अंत, अंतिम है, पद के अंत में मौ है, तो इसको हटा करके क्या कर दिए, द के ऊपर अनुस्वार चंद्र बिंदु वाला कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे, इसके ऊपर आ गया है। इसलिए वो र तो नहीं है, चूंकि र वहां पर उसका द हो गया है, तो भद्दम, ये जो मौ जो है इसके ऊपर अनुस्वार के रूप में आ गया, इसलिए देख रहे हैं ना यहाँ पर अनुस्वार। वनम, तवर्गी न टवर्गी न में बदल गया है, और ये मौ जो है किस रूप में बदल गया है, अनुस्वार के रूप में इसके ऊपर आ गया। वृक्षानाम, ये मौ जो है देखिए
कहां पर आ गया, अनुस्वार के रूप में आ गया। तो संस्कृत में अगर पदांत म है तो उसका प्राकृत में अनुस्वार हो जाता है। संस्कृत के अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कब करते हैं, पूर्णकालिक क्रिया के रूप में, यानी पूर्वकालिक क्रिया। अक्त्वा का प्रयोग क्या होता है, पूर्व कालिक क्रिया के रूप में यूज करते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या होता है कि एक कार्य पहले हो जाएगा, एक कार्य पहले होगा और एक कार्य बाद में होगा। तो पहला कार्य में पूर्वकालिक क्रिया, पहले वाले को पूर्वकालिक क्रिया बोलेंगे। जैसे खाकर विद्यालय जाता है, खाकर विद्यालय जाता है, तो दो क्रिया हो रही है। पहले खाने का काम हो रहा है, तब जाने का काम हो रहा है। पहले खाता है और तब विद्यालय जाता है, यानी दो क्रिया है, एक खाना और दूसरा जाना। तो पहला क्रिया कौन है, पहले नंबर पे कौन है, खाना। तो खाना में क्या करेंगे, अक्त्वा प्रत्यय लगा देंगे, खाद जोर अक्त्वा क्या बन जाएगा, खादित्वा। तो कहता है संस्कृत के अक्त्वा प्रत्यय का उण रूप हो जाता है, कहां पर, प्राकृत में। तो देखिए गृहीत्वा, अक्त्वा है ना, गृहीत्वा, तो वहां पर उण कर दिए। घेतुण, उण दिखाई पड़ रहा है ना, तो दीर्घ उकार में उ आ रहा है ना, उ उण, यहां देखिए दीर्घ उण। दत्वा, दा उण, देखिए उण अक्त्वा का। दृष्टवा, यहां पर है त्वा, तो देखिए दट्ठुण, दट्ठुण, ट का ठ होता है और यहां पर उण, ठुण, ठ में दीर्घ उ दिखाई पड़ रहा है। और अगला बिंदु क्या है, रूपगत विशेषता में प्राकृत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता द्विवचन और चतुर्थी विभक्ति का अभाव है। कौन विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। और वचन में बात करें, नंबर की बात करें, संख्या बोधक शब्द हो गया, एक वचन एक संख्या, द्विवचन दो संख्या, बहुवचन दो से ज्यादा संख्या का बोधक शब्द। तो द्विवचन और विभक्ति, प्रथमा द्वितीय तृतीया जो आप बोलते हैं विभक्ति, तो चतुर्थी विभक्ति, इन दोनों का क्या है, एब्सेंस है, ये अभाव है, यहां पर नहीं है। द्विवचन का काम बहुवचन से हो जाता है और चतुर्थी का काम षष्ठी विभक्ति से हो जाता है। चतुर्थी का काम किससे ले लेते हैं, षष्ठी से ले लेते हैं। प्राकृत ने जटिल शब्द रूपों को सरल करने का प्रयास किया है। प्राकृत ने क्या किया, जो कॉम्प्लेक्स टाइप के शब्द रूप हैं उसको उन्होंने सिंपल बनाने का प्रयास किया है। जैसे षष्ठी एक वचन में अनेक शब्दों का समान रूप होता है। षष्ठी एक वचन में संस्कृत में जाएंगे तो सबको तो एक जैसा रूप नहीं होता, लेकिन प्राकृत में जब आएंगे तो कई शब्दों का जो है, अनेक शब्दों का रूप एक जैसा होता है, समान होता है, सिमिलर होता है। जैसे देखिए वृक्षस्य, वक्षस्य, अग्नेः, अग्निस्य, जबकि वृक्षस्य संस्कृत में अकारांत है, तो यहां तो वृक्षस्य है, वक्षस्य दिख रहा है, लेकिन अग्नेः का रूप यहां नहीं होता है। षष्ठी में जाएंगे तो अग्निस्य ऐसा रूप नहीं दिखेगा, वृक्षस्य के जैसा नहीं दिखेगा। साधो, साधुस्सः, देखिए षष्ठी एक वचन का रूप अग्ने है, लेकिन ये क्या है, बालक की तरह दिख रहा है, अग्निस्य। साधो, उकारांत, उ से अंत होने वाला शब्द साधु का रूप है, साधो षष्ठी एक वचन में, लेकिन यहां देखिए वृक्षस्य के जैसा दिख रहा है, साहुस्य, एक जैसा रूप है। ये विशिष्टता की नहीं, विलक्षणता है कि नहीं, हट करके है कि नहीं, हाँ है। इन सब में विभक्ति समान है। पंचमी विभक्ति को छोड़कर सभी विभक्तियों में संस्कृत के तद्भव रूप होते हैं। अगर पंचमी विभक्ति को प्राकृत में छोड़ दें तो संस्कृत का जैसा शब्द रूप चलता है पंचमी को छोड़कर के शेष विभक्तियों में, तो संस्कृत के जैसा ही
प्राकृत में भी रूप होता है लेकिन वो तद्भव रूप मिलेगा। जैसे आप देखिए साहुस्य, वृक्षस्य जो दिख रहा था ना, वृक्षस्य, तो वक्षस्य वक्षस्य दिख रहा है, मतलब स्य जैसा रूप हमको दिख रहा है, लेकिन वो क्या है, बिगड़ा हुआ रूप, यानी तद्भव रूप है। क्योंकि आप जानते हैं संस्कृत शब्द जो है तत्सम होता है, अगर किसी भाषा में ज्यों का त्यों ले लिया जाए तो, लेकिन उसके बिगड़े हुए रूप को क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। किंतु पंचमी में अनेक विचित्र रूप प्राकृत में देखे जाते हैं, इसलिए बोला कि पंचमी को छोड़ दीजिए, पंचमी के जैसा नहीं मिलता। जैसे पंचमी में क्या है, वृक्षात, वच्छादो, वच्छादु, वच्छाही, वच्छा, ये एक वचन के रूप हैं, एक रूप नहीं है, कई रूप हैं, इसलिए कहा कि इसको छोड़ करके अन्य विभक्तियों में संस्कृत का तद्भव रूप को अगर ले लीजिएगा तो संस्कृत के शब्द रूप के जैसा ही रूप यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। बहुवचन में वच्छा हिंतो, वच्छा सुनतो जैसे रूप होते हैं। क्षेत्रीय विषमताओं से ये रूप विकसित हुए, अलग अलग क्षेत्रों में ये रूप जो है ना, क्षेत्रीय जो असमानताएं हैं, विषमताएं हैं, उसके कारण से इस तरह के अलग अलग रूप जो है प्राकृत में मिलते हैं। रूपगत विशेषता में छठी विशेषता है, प्राकृत में विसर्ग नहीं है, अतः अ के बाद विसर्ग ओ बन जाता है। अन्य स्वरों के बाद का विसर्ग लुप्त होकर पूर्व स्वर को दीर्घ कर देता है। दो बातें कही, प्राकृत में विसर्ग है नहीं, इसलिए अगर अ के बाद विसर्ग अगर आता है तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। और अन्य स्वर के बाद अगर अन्य कोई स्वर है, अ के अलावा अगर अन्य कोई स्वर है तो उसके बाद अगर विसर्ग आता है तो क्या करेंगे, वो विसर्ग लुप्त हो जाता है और पूर्व स्वर को, विसर्ग के जो पहले जो स्वर दिखेगा उसको क्या कर देते हैं, पूर्व वाले स्वर को दीर्घ कर देता है। जैसे देखिए वृक्ष, तो क्या कर दिया, वच्छो, यहां पर अ था ना, इसको ओ कर दिया, वच्छो। शैलह, तो क्या कर दिया, अ यहां पर था लेकिन अ के बाद विसर्ग होने के कारण इसके क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया, सेलो। किंतु ऋषि, ईसी, यहां पर देखिए दीर्घ इकार कर दिया। साधु, यहां पर दीर्घ कर दिया। प्रसिद्धि, यहां पर दीर्घ कर दिया। दो बातें कही, दोनों बातों को फिर से आप देख लीजिए। विसर्ग है नहीं, अगर अ के बाद विसर्ग अगर आता है तो उसका ओ बन जाता है। तो जैसे देखिए अ के बाद विसर्ग सैलह में क्या है, ल जोर अह, कहता है कि अ के बाद यदि विसर्ग आवे तो इसको ओ कर दीजिए। इसलिए वृक्ष में क्या हो गया, वच्छो। शैलह, यहां पर भी अह है तो इसको क्या कर दिया, सैलो। किंतु कहता है कि अ के बाद अगर नहीं रहे, कोई अन्य स्वर के बाद रहे, तो यहां पर क्या है, ऋषि में स है और ई है, ह्रस्व ई है और उसके बाद विसर्ग। अन्य स्वर के बाद अगर विसर्ग आवे तो क्या कहा गया कि विसर्ग को लुप्त कर दीजिए और पूर्व वाला जो स्वर है तो विसर्ग को लुप्त करिए, मतलब इसको हटा दीजिए और बच गया जो स्वर जो है, ई जो है, उसको क्या कर दीजिए, उस ई को दीर्घ कर दीजिए। ई का दीर्घ क्या होगा, ह्रस्व ई था तो इसका दीर्घ ई होगा, ऐसे। इसलिए देखिए प्रसिद्धि, प्रसिद्धि ह्रस्व इकार है तो इसको क्या कर दिया, दीर्घ इकार, प्रसिद्धि। साधु, साधु ह्रस्व उकार है, देखिए ह्रस्व उकार है तो इसको क्या कहता है, दीर्घ उकार कर दीजिए, इसलिए देखिए साहु। प्रसिद्धि, यहां पर ह्रस्व इकार है तो कहता है इसको दीर्घ इकार कर दीजिए, प्रसिद्धि। इस रूप में प्राकृत में सर्वनामों की, प्रोनाउंस की बहुत बड़ी संख्या विभिन्न क्षेत्रों में विकसित हुई। जैसे अस्मद, अस्मद जो संस्कृत का प्रातिपदिक है और इसका रूप कैसे चलता है, अहम, आवाम, वयम चलता है, के प्रथमा एक वचन में हम, अहम,
अथवा अहम्मी है। अस्मद के प्रथमा एक वचन में संस्कृत में आप क्या देखते हैं? अहम आवाम वयम बोलते हैं ना। प्रथमा एक वचन की बात करेंगे तो क्या होगा? अहम आवाम वयम। तो एक वचन में हम, अहम, अहम, देखिए मिलता जुलता ही है, अथवा अहम्मी है। षष्ठी बहुवचन में आप जानते हैं अहम आवाम वयम होता है। तो देखिए यहां पर क्या है, षष्ठी बहुवचन में, षष्ठी बहुवचन की बात करेंगे तो अहम, ये प्रथमा बहुवचन में है, लेकिन यहां पर कह रहा है षष्ठी बहुवचन की बात कर रहा है, तो क्या होता है? मम आवयोः अस्माकम, ये एक वचन में है, ये द्विवचन में है, और ये बहुवचन में। अस्मद शब्द का रूप, अस्मद का रूप षष्ठी बहुवचन, षष्ठी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में यह है। तो कहता है कि षष्ठी बहुवचन में, तो षष्ठी बहुवचन में संस्कृत में यह है अस्माकम। तो कहता है इसकी जगह पर क्या मिलता है? मज्जनो, अम्ह, अम्हे या अमहानम। और तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा सा अस्माकम जैसा ये मिलता है, लेकिन ये एक वचन से मिलता जुलता रूप है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, षष्ठी बहुवचन में मज्जनो मम से मिलता जुलता है, अम्ह, अम्हे या अमहानम, इस तरह से मम एक वचन के तरह, आवयो अम्ह, और बहुवचन के लिए या तो अम्हे है या अमहानम है, ऐसा रूप बनता है। लेकिन हमें बहुवचन के रूप को देखना है। धातु रूपों की दृष्टि से अभी तक आपने क्या देखा? रूप में शब्द रूप और धातु रूप दो की बात होती है, तो शब्द रूप पर विचार किया गया। अब दूसरा जो है धातु रूप पर विचार करें। धातु रूपों की दृष्टि से धातु गणों की संख्या बहुत कम हो गई। संस्कृत में कितना? धातु गणों की संख्या 10, और यहां पर क्या हो गया? बहुत कम हो गई। सभी गण, गण किसे कहते हैं? तो धातु, जितनी भी धातुएं हैं संस्कृत में, उसको अपने अपने लक्षण के आधार पर, एक जैसा जो रूप चले उसके आधार पर उसको बांट दिया गया है 10 समूह में, और समूह का ही नाम रख दिया है गण। और गण को कैसे पहचानते हैं? तो विकरण से पहचानते हैं, विकरण। और विकरण क्या होता है? कि धातु और प्रत्यय के बीच में आ जाता है जो कुछ, जैसे देखते हैं भुआदी गण से शप विकरण आता है। अब जैसे बोलते हैं ना पठती, पठ, अगर ती जोड़ेंगे तो बीच में अ कहां से आ जाता है? तो यही सप का अ होता है, शप, सप का केवल अ बचता है, इसी को विकरण कहते हैं। और विकरण ही धातु को गणों के रूप में बांटता है, यानी प्रत्येक गण के लिए कोई ना कोई विकरण मौजूद है। यही कहता है सभी गण आकारांत भुआदि गण के समान हो गए, यानी 10-10 गण संस्कृत में मिल रहे हैं, और यहां पर केवल एक जो प्रथम गण भुआदि है, केवल उसी के जैसा कर दिया गया है। किसमें? प्राकृत में। केवल लट वर्तमान काल के लिए, लिट, लेट, ये 3 ही लकार प्राकृत में रह गए। लिट भविष्यत काल है, ये वर्तमान काल है, और लेट रह गए। भूतकाल का काम अक्त, अक्तवतु से होने लगा। अक्त प्रत्यय आप जानते हैं, पठ जोर अक्त, पठित, पढ़ा गया। अक्तवतु, पठ जोर अक्तवतु, पठितवान, पढ़ लिया, इस तरह से बोलते हैं। तो भूतकाल का काम जो है अक्त और अक्तवतु प्रत्यय से होने लगा। नौवीं विशेषता जो आप देखेंगे, जो धातु रूपों के अंतर्गत देखेंगे, प्राकृत में आत्मने पद प्रत्यय नहीं है। आत्मने पद जो, जिन धातु का प्रयोग अपने लिए लोग करते हैं, जैसे सोने का काम कर रहे हैं तो लोग अपने लिए करता है, इसलिए बोलते हैं सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवा करने के लिए,
सोने के लिए सेते, इस तरह का प्रयोग करते हैं। तो प्राकृत में आत्मनेपद प्रत्यय नहीं है। कर्मवाच्य तक में परस्मय पद ही होता है। आप जब वाच्य वॉइस परिवर्तन देखते हैं, जो इंग्लिश में रिमूवल टू के रूप में देखते हैं, एक्टिव पैसिव के रूप में देखते हैं, जहां पर मीनिंग सेम रहता है लेकिन सेंटेंस का फॉर्म चेंज हो जाता है, वही तो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में आप देखते हैं कि उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे या तो रिमूवल टू है, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, ये सब उसी का रूप होता है। तो ये कह रहा है कि प्राकृत में आत्मनेपद प्रत्यय नहीं है। अगर कर्मवाच्य तक का भी प्रयोग करते हैं, मतलब पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं, जैसे कहते हैं बालकः विद्यालयम गच्छति, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, यानी कर्तृवाच्य है। विद्यालयम गच्छति कर्तृवाच्य, एक्टिव वॉइस का। और जब इसी का संस्कृत बनाते हैं तो क्या होता है, बालकेन विद्यालयः गम्यते। यहां जो गम्यते जो देख रहे हैं ना, यही कर्मवाच्य में क्रिया यूज हुई है, कर्मवाच्य की एक क्रिया है। तो कहने का ये क्या मतलब है, ये गम्यते जो रूप किस तरह चलता है, सेवते सेवेते सेवंते, गम्यते गम्येते गम्यन्ते, ऐसा रूप है। ये बताने के पीछे इतना मकसद है, इसलिए मैं आपका थोड़ा टाइम ले रहा हूं। तो कह रहा है कि प्राकृत में आत्मने पद प्रत्यय नहीं है और कर्म वाच्य तक में प्रश्मय पद ही हो जाता है, यानी ये गम्यते आप यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखिए, पठ्यते, पठियई, पठियई, जैसे पठती बोलते हैं ना, पठई, पठिजई, दृश्यते, तो क्या है, दिस्सई, दिस्सई, जैसे पठती बोलते हैं ना, उसी तरह सुनाई पड़ रहा है, अथवा दिसई, इस तरह से, यानी प्रश्मय पद से ही आत्मने पद का काम ले लेते हैं, यहां तक कि वाच्य में भी। अब अंतिम बिंदु जो आपने देखा था मुख्य पाठ्य बिंदु के अंतर्गत, वाक्य और शब्दकोश के आधार पर वैशिष्ट्य, क्या विशेषताएं, क्या विलक्षणताएं हैं। तो प्राकृत भाषा संस्कृत के समान संयोगात्मक रही। संयोगात्मक कहने का मतलब है प्रकृति से प्रत्यय जुड़ा रहेगा, दोनों मिला रहेगा। जैसे आप बोलते हैं राम जोर सु, बन जाता है रामः, ये साथ में रहेगा। जबकि आगे चल करके आप जाएंगे हिंदी में, तो राम, इसका मीनिंग क्या है, राम ने, कर्ता कारक अगर एक वचन का रूप है तो इसका मीनिंग क्या है, राम ने। तो देखिए यहां पर शब्द और उसका कारक का चिन्ह जो है प्रकृति, और कह लीजिए कि उसको अलग करने वाला, कारक के रूप में दिखाने वाला प्रत्यय के रूप में अगर उसको आप ने देख रहे हैं तो यहां पर अलग दिखता है। तो प्राकृत भाषा में संस्कृत के समान संयोगात्मक ही रही, वाक्य रचना में भी कोई अंतर नहीं आया। शब्दों को विभक्तियों से अलग करने का काम अपभ्रंश युग में आरंभ हुआ, यानी शब्द से कारक के चिन्हों का, विभक्ति को अलग करने का, विभक्ति चिन्ह को अलग करने का काम अपभ्रंश युग में हुआ, जो आप देखिएगा कालखंड के हिसाब से तो 500 ईस्वी के बाद से प्रारंभ होगा। और अपभ्रंश के आगे चल करके जब आधुनिक आर्य भाषाएं, जिसमें कि आप देखेंगे हिंदी, मैथिली, पंजाबी, बांग्ला, नेपाली, गुजराती, इन सब भाषाओं को जब आप देखेंगे तो वहां पर वो आधुनिक आर्य भाषाएं कहलाती है। हिंदी में तो हमने उदाहरण के द्वारा आपको दिखा दिया।
यहाँ पर अलग होकर के हम लोगों ने प्रयोग प्रारंभ कर दिया। प्राकृत में केवल तद्भव शब्दों का प्रयोग होता है। 95% प्राकृत शब्द तद्भव ही हैं, केवल 5% देशज हैं। यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो अलग अलग क्षेत्रों में भाषाएं बोली जाती थी, देशज शब्द, जैसे कि द्राविड़ दक्षिण भारत का लैंग्वेज, वर्तमान दक्षिण भारत का, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सब जो लैंग्वेज है उन द्राविड़ परिवार से या ऑस्ट्रिक परिवार से, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो कुछ लैंग्वेजेस हैं वह ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से आता है। उनसे कुछ शब्द जो है प्राकृत ने ग्रहण कर लिया। वो लगभग कितना, 5%। जैसे पेटक, छल्य, खिडक्या, ये सब देशज शब्द है। राजशेखर ने अपनी रचना कर्पूर मंजरी में संस्कृत को पुरुष के समान, मेल पर्सन के समान, परुष का मतलब हार्ड, कठोर, हार्ड, और प्राकृत को महिला के समान, कोमल, सॉफ्ट कहा है। प्राकृत एक मधुर भाषा है जिसमें संस्कृत के समान ही वोकैबुलरी, शब्दार्थ होते हैं। शब्दों के अर्थ संस्कृत के जैसा ही होते हैं, शब्द रूप कुछ बदल जाते हैं, किंतु संस्कृतज्ञ के, संस्कृत जानने वालों के लिए इस भाषा को समझना कठिन नहीं है, क्योंकि जो संस्कृत समझते हैं तो उस शब्द को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके अगर देखेंगे तो उनको वो शब्द दिख जाता है, और संस्कृत का अगर अर्थ पता है तो प्राकृत शब्द का अर्थ भी उनको पता चल जाता है। इसलिए भारतीय आर्य की विविध अवस्थाओं को जानने के लिए प्राकृत का ज्ञान आवश्यक है। भारतीय आर्य भाषा का जो विविध अवस्था है, आप शुरुआत में देखेंगे वैदिक आर्य भाषा, लौकिक संस्कृत भाषा, प्राचीन पाली और प्राकृत, फिर मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसमें प्राकृत के जो विभिन्न क्षेत्रीय रूप आप देखते हैं उन सब चीजों को आप देखेंगे, अपभ्रंश को देखेंगे, और आगे चल करके आधुनिक आर्य भाषाओं का आगमन होगा। अगर भारतीय आर्य भाषा की जो विभिन्न सोपान है, विविध अवस्थाएं हैं, अगर उसको जानना है तो प्राकृत का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि प्राकृत बीच में एक कड़ी का काम करता है, जिससे आधुनिक भाषा को, आधुनिक आर्य भाषा को अगर समझना है तो उससे थोड़ा पीछे लौटेंगे तो प्राकृत के विभिन्न रूपों को, विभिन्न क्षेत्रीय रूपों को समझना होगा, और उससे थोड़ा और पीछे आएंगे तो संस्कृत को समझ जाएंगे, और फिर उससे थोड़ा पीछे जाएंगे तो आप वैदिक संस्कृत को समझ जाएंगे। तो आज आपने क्या देखा, प्राकृत की विशिष्टताएं देखी। इंट्रोडक्शन के तौर पे इसकी व्युत्पत्ति क्या है, ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, इन सारे चीजों को आप देखते हुए ध्वनिगत और रूपगत विशेषता देखा, शब्द और अर्थगत विशेषता देखा, और इन विशेषताओं के आधार पर, विशिष्टताओं के आधार पर, विलक्षणताओं के आधार पर आप इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। भाषा विज्ञान में अभी तक कई वीडियोज बन चुके हैं और ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, उनके लिए जो प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी हैं या आगे आने वाले समय में देना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, यूजीसी नेट हो, या जो भी कोई अन्य परीक्षा देना चाहते हैं और संस्कृत सब्जेक्ट उसमें ले करके आप दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रूपों में भाषा विज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। तो पहले तो आपको चाहिए अवधारणात्मक विकास, कंसेप्ट आपका डेवलप होना चाहिए, ताकि जो भी भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएंगे, तो उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। तो अभी तक आप हमारे साथ थे और आपने ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को ध्यान से आपने सुना, इस व्याख्यान को सुना, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि संस्कृत की समृद्धि बढ़े तो अपने नियर एंड डियर, अपने करीबी लोगों तक इस वीडियोज को जरूर पहुंचाइए, शेयर कर दीजिए। और जो भी व्यक्ति नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं संस्कृत एरा में क्लासेस को,
भाषा विज्ञान को आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज है आपको उपलब्ध हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।